नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सकें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 14 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में और हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदी को उसका सम्मान एक बार फिर, जो उसकी खोई हुई गरिमा है, उसको वापस लाया जा सके। हम सब इससे बखूबी वाकिफ हैं कि भारत में 22 भाषाएं और लगभग 72,507 से ज़्यादा लिपियां हैं, और ऐसे में अगर हम आज़ादी के उस पर्व की अगर बात करें तो हिंदी ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। और भारतवर्ष में इतनी विविधताएं और भाषाओं के बीच हिंदी एक बार फिर सार्थक रूप अपना रही है पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने को। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह वैश्वीकरण हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव हमारी राजभाषा हिंदी पर पड़ता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि एक बार फिर आने वाली पीढ़ियों को अपनी इस भाषा के प्रति लाने के लिए, बैक टू द रूट्स लाने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितनी प्रासंगिकता आज हिंदी दिवस की है, और आने वाले समय में किस प्रकार हिंदी को उसका स्तर, उसका गरिमा वापस दिलाया जा सके, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री चमेंद्र कुमार जी बैठे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिंदी साहित्य मंडल, जो पिछले कई सालों से हिंदी को उसकी गति को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास करती आ रही है। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं प्रोफेसर सपना देवी जी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महानपुर में कार्यरत हैं, और हिंदी से बखूबी आप जुड़ी हुई हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर सीमा साहनी जी बैठी हैं। आप अध्यापिका हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू की, और हिंदी के माध्यम से बच्चों में जागृति लाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, और युवा पीढ़ी की अभिव्यक्ति यहाँ पर करती हुई सरबजीत कौर, जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर की बीकॉम की छात्रा हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। रविंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, एक बार फिर हम हिंदी दिवस पर एकत्रित हुए हैं और हिंदी को उसका स्थान दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे, वर्तमान में हिंदी की इस स्थिति क्या है? संविधान सभा बनी थी स्वतंत्रता के बाद, जिसने संविधान का निर्माण करना था, और उसमें 14 सितंबर का दिन था जिस दिन ये तय किया गया कि इस राज्य की, ये भारत राज्य है, भारत जो देश है, इसकी जो राजभाषा है वो हिंदी रहेगी। बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ, क्योंकि हिंदी बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, और इसकी जो रूट्स हैं, इसके जो पीछे मूल में है संस्कृत है, और जो देश की बोलियां हैं वो हैं। तो इस तरह से ये एक सर्वसम्मति से तय हुआ। वहाँ पर कुछ बहसें भी हुई, और उसके बाद तय किया उन्होंने कि भाई, जैसे कहते हैं ना, उसमें डाल दिया गया संविधान में जी, कि उसका अनुच्छेद जो है 120, 210, 343 से लेकर 351 तक के जो अनुच्छेद हैं, इनमें इसी की चर्चा है कि भाई हिंदी भाषा होगी हमारे देश की राजभाषा, और इसकी लिपि देवनागरी होगी। बिल्कुल, देवनागरी मतलब वो जो क ख ग होता है, वो नहीं जो यहाँ लिखा हुआ है SEEDHI, ये रोमन है, ये रोमन है। ये सीधी बात तो लिखा हुआ है, भाषा हिंदी है, लेकिन है ये रोमन। तो चूंकि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेज़ी का बहुत अधिक प्रभाव था, वो अभी तक चल रहा है, सत्य ये है। तो वो कोई भी जो जाति होती है, कोई भी जो देश होता है, उसमें काफ़ी देर तक उसका असर रहता है। पिछला जो इतिहास होता है उसका अतीत होता है। तो वो बीच का जो समय था, जिसमें लगभग 1000 वर्ष का समय जिसमें हम गुलाम रहे, तो दूसरी भाषाओं का प्रभाव आया। बड़ा सहज है, ऐसा होता ही है, दुनिया में सब जगह होता है, तो यहाँ भी हुआ। और यहाँ भी चूँकि बहुसंख्यक लोग हिंदी जानने वाले थे, समझने वाले थे, हिंदी के बारे में आपको मैं ये बात बता दूँ कि ये कोई बड़ी पुरानी भाषा नहीं है, ये भी मुश्किल से 1000 साल पुरानी भाषा है, क्योंकि ये बनी है, जैसे उर्दू बनी है ऐसे ही हिंदी बनी है। बोलियाँ हैं, संस्कृत है, ये बड़ी पुरानी है। लेकिन हिंदी का एक मानक रूप जो आज हम देख रहे हैं, वह 1000 साल पुराना है। हाँ, इसमें कई तरह की चेंजेस होती रही, खड़ी बोली हुई, फिर और तरह की भाषाएं आती गई, और परिमार्जन करते करते एक स्टैंडर्ड भाषा बन गई। वो भाषा जो है, उन्होंने कहा कि संविधान में कि ये आगे चलेगी। अब वो हमारे सपने साकार हुए कि नहीं, वो जो निर्णय किया गया उस पर हम खरे उतरे कि नहीं। तो आज का जो दृश्य है, जैसा आपने जिक्र किया कि चुनौतियां हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं
इसलिए बार बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये बात की जाती है कि कहीं हमारी कथनी और करने में फ़र्क तो नहीं, कि संविधान का बड़ा नाम लेते हैं हम कि संविधान की मर्यादा, संविधान के लिए हम ये करेंगे, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है उसे हम मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमें सुविधाजीवी लोग हैं, हम चाहते हैं कि कष्ट ना करना पड़े। हमें लगता है कि नहीं, अंग्रेज़ी बोलने से या अंग्रेज़ी का प्रयोग करने से मॉडर्निटी या आधुनिकता रहती है, इसलिए हम अपने कार्ड भी अंग्रेज़ी में छापते हैं, सरकारी कामकाज अंग्रेज़ी में होता है। हमारा जब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे, पर पूरे देश में ये ट्रेंड है कि भाई लोगों में स्वयं को आधुनिक दिखाने का प्रचलन है। साथ में ये भ्रम कि भाई शायद टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, वो अंग्रेज़ी में ही सीखी जा सकती है, इसलिए अंग्रेज़ी का बड़ा वर्चस्व बना रहा। स्कूलों में भी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा वरीयता से पढ़ाई जाती रही और हिंदी की दशा थोड़ी कमज़ोर होती चली गई। और जितनी इसमें आगे जो चुनौतियाँ हैं, आगे इतिहास है कि हमारे विदेश मंत्री ने जब पहली बार यूएनओ में वहाँ हिंदी का प्रयोग किया तो लोगों के थोड़ा सा रोएं उठे कि भाई हमारे पुलकित हुए लोग कि ये हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है। वास्तव में हमारी पहचान अंग्रेज़ी नहीं है। अंग्रेज़ी एक भाषा है जिसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारी पहचान हिंदी से है, संस्कृत से है, डोगरी से है, पंजाबी से है, उर्दू से है, गोजरी से है, जो यहाँ की भाषाएँ हैं जी। तो ये मैं शुरू में इतना ही कहना चाहूँगा, आगे डिस्कशन चलेगी, कुछ और बात करेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि प्रभाव इंग्लिश का रहा और जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हम एक स्वतंत्र भारत में अपने पदार्पण किया तो हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रोफेसर सपना जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। निश्चित तौर पर हिंदी का अपना एक स्थान भारतवर्ष में रहा है और खासकर अगर विदेशों की अगर बात करें तो विदेशी मुल्क के जो भारतीय हैं कहीं ना कहीं पुलकित होते हैं जब हिंदी में उनको कोई हिंदुस्तानी मिलता है, तो एक बॉन्डिंग फैक्टर वहाँ पर आता है। क्या कहेंगे, कितनी अहम भूमिका हिंदी की रही है और वर्तमान में जो चुनौतियाँ हम सबके सामने हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम विषय बहुत प्रासंगिक है और इस पर चर्चा जो थी वो अपने आप में पूर्णता सिद्ध होगी। धन्यवाद सर प्रश्न हेतु। वर्तमान में अगर हिंदी भाषा की स्थिति की बात करें, क्योंकि सर ने भी बात रखा कि अनुच्छेद 343 के तहत इसको संघ की भाषा जो है, राजभाषा जो है वो हिंदी होगी, उसकी लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और उसी रूप में हमने विशेष रूप से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया और वर्तमान में उसको आज भी मना रहे हैं। साहित्यिक कार्यक्रम हो, कवि गोष्ठियाँ हों, सरकारी कार्यालयों में जितना भी कार्य है वो सारा का सारा इसी राजभाषा हिंदी में हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे बजट में आज 20 से 50% जो है वो पुस्तकालय में खर्च करने की बात की गई है। ये अपने आप में स्थिति सुधार वाली ही बात है। अगली हम बात करें 50,000 पारिभाषिक शब्दावली जो है उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है, और चाहे वो विज्ञान के शब्द हों, वो प्रौद्योगिकी के हों, तकनीक के हों, उसको हिंदी भाषा में शामिल किया जा रहा है और हिंदी भाषा को सुदृढ़ किया जा रहा है। रेडियो और आकाशवाणी जो है वो हमेशा से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत जो है वो कायम करते आए हैं। और हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, तो ये अपने आप में एक नई उपलब्धि थी जो हिंदी का नया मार्गदर्शन जो था वो कर रही थी। यूनेस्को की बात करें तो 7 भाषाओं में हिंदी ने अपना वर्चस्व बनाया है। विश्व में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है, तुलसीदास की बात की जाए उनको जाना जाता है। हम अभिमन्यु अनंत की बात करें जो वर्तमान में अपना डंका जो है विश्व स्तर पर बजा रहे हैं या साहित्य को जो है वो स्थापित कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुल मिलाकर, या देवनागरी में आप बात करें, टंकन की बात करें, आप दूर मुद्रण की बात करें, ये सारी की सारी जगहों पर हिंदी ने अपना एक वर्चस्व जो है वो बनाया है और हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। वाकई गर्व की बात है कि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ कर रहे हैं। डॉक्टर सीमा मैम, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। कुल मिलाकर जो इस वक्त परिदृश्य है भारतवर्ष में, खासकर आज़ादी के बाद, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल पाया है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अभी भी राजभाषा और राष्ट्रभाषा में एक बहुत बड़ा अंतर है। सर, राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनने में अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। उसके लिए हमें अभी अभिभावकों को भी जागरूक करना पड़ेगा। जो हमारे विद्यार्थीगण हैं वो तो आगे ही जागरूक, उनको तो जो हम सिखाएंगे वो सीखेंगे, उनकी तो कोई गलती आती नहीं है। लेकिन अभिभावक, हम भी पेरेंट्स हैं, आप भी पेरेंट्स हो, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा सोसाइटी में जाए वो अंग्रेज़ी में ही बोले, वो नमस्कार नमस्ते नहीं करे,
तो वो जो कमी है, जो वो गिल्टी हम फील करते हैं हिंदी बोलने में, हिंदी सोसाइटी में बोलने में, कोई भी आएगा अंग्रेज़ी में 2 शब्द बोलेगा और कोई बच्चा भी अंग्रेज़ी में बोल रहा होगा, हमें बहुत गर्व होगा, वाह मेरा बेटा क्या बोल गया। वो जो चीज़ है उसी को मिटाना है, तभी जो हमारी हिंदी है राजभाषा से राष्ट्रभाषा बन सकती है सर। वो तभी जाके बन सकती है। सरबजीत, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप युवा पीढ़ी की यहाँ पर आप उसकी अक्कासी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रही हैं, और क्योंकि हमारा एक युवा देश है, आबादी का जो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा है, लगभग 60 से 63% जो आबादी का हिस्सा है युवा है, और ऐसे में एक युवा इस हिंदी दिवस को किस नज़रिए से देखता है? सर, हिंदी जो है हमारे लिए बहुत सालों से इम्पॉर्टेंट रही है। कोई भी वार्तालाप का अगर हम ज़रिया, कॉन्वर्सेशन अगर हम कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो हिंदी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है उसमें। लेकिन क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि उनके ट्रेंड्स को फॉलो करके, उनके कपड़ों को फॉलो करके, और भी अलग अलग चीज़ें अगर हम फॉलो करके, हम ये सोच रहे हैं कि हम ब्रिटिशर्स की तरह बन सकते हैं। जैसे हम फिज़िकली तो हम फ्रीडम में आ चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ही रह चुके हैं, जो कि काफ़ी मेस्ड अप बात है। क्योंकि हम यूथ जो है, हम ही आगे चल के अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम ये जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा जो एक साधन हम बोल सकते हैं क्रिएट किया है, एक यूथ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कि हम जो स्पीच दे रहे हैं वो अपनी राष्ट्रभाषा, जिसे चाहे टाइम लगेगा, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारी हिंदी जो है हम राष्ट्रभाषा कह सकेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, हिंदी में बात कर सके और हिंदी कल्चर को ही अपनाएं, ताकि वो हमें हेल्प कर सके और हम पूरी दुनिया में बता सकें कि हिंदी जो है वो किसी और लैंग्वेज से कम नहीं है, अंग्रेज़ी से कम नहीं है, बराबरी से उसको उतनी ही इज्जत मिले। मैं ये मानती हूँ। मतलब आपका ये मानना है कि हिंदी कम नहीं है शिवेंद्र जी, लेकिन चुनौतियाँ तो हमारे सामने बिल्कुल हैं। और एक वो पल था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया था, और एक गूज बम्स उस वक्त सभी भारतवासियों के अंदर आए थे कि हिंदी में भाषण दिया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एड्रेस जो उनका है हिंदी में किया जा रहा है। लेकिन चुनौतियाँ निश्चित तौर पर हैं। स्कूल पे और कॉलेज लेवल की अगर बात करें तो आज भी जो जनरेशन नेक्स्ट है विमुख होती नज़र आ रही है। क्या प्रयास करने की आवश्यकता है सर? इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बचपन से ही हिंदी नहीं सीखी, नहीं सुनी, नहीं बोली, वो जब बड़े होते हैं तो उन्हें दिक्कत आती है। तो दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु की जो समस्या है, हमें उनकी उस समस्या को समझना होगा कि वो कैसे है। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ पर चूँकि मिशनरीज ने बड़ा काम किया और धर्मांतरण हुआ और वहाँ काफ़ी लोग ईसाई हैं, तो हालांकि उनकी अपनी जातियों की अपनी भाषाएं थी जिनका संबंध संस्कृत से था, या उनकी अपनी निजी बोलियाँ थी, लेकिन उन सबको अंग्रेज़ी वहाँ सिखाई गई, क्योंकि ऐसा माना था गया था कि अंग्रेज़ी एक रोल मॉडल है, उससे फ़ायदा होगा तो इनको आगे बढ़ाओ। तो जहाँ जहाँ भी ये लोग रहे हैं, जहाँ जहाँ भी धर्म परिवर्तन हुआ है, वहाँ भाषा भी साथ में आई है। उसके कारण भी वह हिंदी को अपनाने में संकोच करते हैं, या उन्हें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या, तो उनकी पहले ही आइडेंटिटी बदल चुकी है, जो थी उससे उनको अंग्रेज़ बना दिया गया। उसके बाद अब वो उनको कहा जाए कि नहीं आप हिंदी बोलिए, तो वो बच्चा जो यूथ है वो थोड़ा विद्रोह करता है। तो वहाँ बड़े तरीके से, इसलिए संविधान सभा में खूब जब डिस्कशन हुई, जब विचार विमर्श हुआ, तो ये बात आई कि भाई ठीक है, हम इसको ला देंगे नहीं, हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे कि भाई आज से ये हो गई और नहीं जो करेगा उसको देशद्रोही मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये मानेगा कि चूंकि बहुसंख्यकों की 60-65% लोग थे जो मानते थे कि उनकी ये भाषा है और वो व्यवहार में प्रयोग करते थे, तो इसलिए ये कोई ना एक भाषा रखनी ही थी। अंग्रेज़ी रखते तो फिर हम अंग्रेज़ी, फिर अंग्रेज़ों को जाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। तो वो जब हमने उनको हटाया और अपनी आइडेंटिटी की बात आई, तो चूंकि 1000 साल का संकट था, तो धीरे धीरे इसको ठीक टाइम लगेगा। इसलिए बड़े ही विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि भाई ऐसे राजभाषा रहेगी हिंदी, और ये रहेगी देवनागरी लिपि में होगी। इसके जो अंक होंगे, जो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, जी, वो जैसे हिंदी में लिखा जाता है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है, अब जिसको हम 1, 2, 3 करके कहते हैं, वह रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है, यानी सीधा सीधा, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना आए, या बड़ा ही उसको संस्कृत में हम अभी भी उसको पुराने ढंग से लिखते हैं। तो ये तय हुआ, लेकिन साथ में ही उसका जो 343 का ही
ये जो एक अनुच्छेद जो था 3, उसमें तय किया गया कि अंग्रेजी अभी रहेगी। 15 साल के लिए काम चलाने के लिए अंग्रेजी रहेगी। क्यों रहेगी भाई? कहीं से भी आप जैसे एक गर्म कमरे से ठंडी जगह जाते हैं या ठंडे से गर्म में आते हैं तो आप सोचते हैं थोड़ा सा बीच में टाइम मिले, कहीं गर्म सर्द ना हो जाए, कहीं ऐसे ही कोलैप्स ना हो जाए सिस्टम। इसलिए ये तय किया गया कि 15 साल तो लगेगा इसमें। अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है सारी, वहाँ सारे जो उनके कॉलेज थे, जो भी जहाँ पढ़ाया जाता था, कंपटीशन, वो सब अंग्रेजी में चलता था। अब वो बदलना नहीं चाहता। जिस व्यक्ति के पास जो गुण और जो उसका कम्युनिकेशन का तरीका होता है, वो उसको जल्दी बदलना नहीं चाहता और वो चलता रहता है आगे आगे। और संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर 15 वर्ष के बाद भी बढ़ाना होगा तो बढ़ा सकते हैं जी। तो बढ़ती चली गई वो हनुमान की पूंछ की तरह। तो वो हालत ये है कि अभी जब तक ये नहीं आए थे हमारे मोदी जी, तब तक ये ढर्रा यही चला जा रहा था कि बढ़ाते ही चलो, बढ़ाते ही चलो। और बहाना क्या कि देखो जी साउथ वालों को मुश्किल है, देखो जी उनको मुश्किल है, इसलिए अंग्रेजी चलेगी। एज इफ कि साउथ वालों की भाषा अंग्रेजी है। साउथ वालों की अंग्रेजी भाषा नहीं है, तमिल भाषा है उनकी। तमिल के नेता जो जिन्होंने ये सारे आंदोलन चलाए जिसमें हिंदी का विरोध आया है, कौन लोग थे वो? अगर मैं उनके 3-4 के नाम लूँ, एक का नाम है MGR, है ना, रामचंद्रन। रामचंद्रन कहाँ से आया? ये हमारी संस्कृत की ही परंपरा से है। करुणानिधि शब्द कहाँ से आया? उसी से आया। इस समय जो बड़ा बवंडर उठा रहे हैं उदयनिधि, उदयनिधि क्या है? ये संस्कृत ही है। अरे भाई तुम क्या मान रहे हो कि ये अंग्रेजी के पास थोड़ा है कोई? लेकिन अंग्रेजी को नहीं हटाने देंगे क्योंकि हिंदी वाला ऊपर आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत हो जाएगी। तो आपसी लड़ाई जिसे कहते हैं, छोटे संकीर्ण मानसिकता। एक तरफ हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है और दूसरी तरफ हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं कि नहीं मेरा राज्य, मेरा सिर्फ वो। उस कारण से भी हिंदी को क्षति पहुंची है। और ये सारा आंदोलन जिसमें बहुत बड़े दिग्गज हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, हिंदी के लेखक दुनिया के किसी भी महान लेखक से कम नहीं है और वो कालजयी हैं, रहेंगे। जैसे उन्होंने जिक्र किया तुलसी का, इब्न नानक है, जायसी है, ये लोग बहुत बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। इवन जो आधुनिक हिंदी है, हरियोध है, अयोध्या प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत अच्छे लेखक हैं। बाद में भी बहुत अच्छी परंपरा रही, आज भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है हिंदी में। बहुत अच्छे स्तर का लिखते हैं लोग, क्योंकि वो हमारी जड़ों से हमें पानी मिलता है, बस खाद मिलती है। जबकि विदेशी भाषा से टकराव होता है हमारी संस्कृति के साथ और हम इतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि प्रवाह होता है, एक फैशन होता है, उस फैशन को चलते चलते ये ब्यूरोक्रेसी और सारा जो देखिए राजनीतिज्ञों का देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो फिर भी बेचारी बंधक है। राजनीति की देखिए, वो बड़े आराम से लोगों से बातचीत करते हैं उनकी लोकल भाषा में या हिंदी में, खूब भाषण देंगे, आधा घंटा 2-2 घंटे, बोर करते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार तो रिपीट करते हैं। लेकिन जब कामकाज की आती है वहाँ फिर अंग्रेजी की दुम लेकर बैठे जाते हैं, वही चलना शुरू रहता है। हमारे यहाँ से मेरे क्षेत्र के जो MLA थे वो बहुत अच्छा हिंदी में भाषण देते हैं, मैं मज़ा आता है उनको सुनने का। वो अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो मंत्री बने तो उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड टांगे यहाँ रूपनगर चौक में, और उसमें वो बोर्ड सारे अंग्रेजी में टांग दिए। भाई किसको सिखा रहे हो, किसको बता रहे हो? आप दरअसल दुनिया को बताना चाहते हो कि हम भी मॉडर्न हैं, हम भी लायक हैं और हम भी अंग्रेजों की तरह शासन करेंगे आपके ऊपर। ये शासकीय प्रवृत्ति है इसके अंदर, अंग्रेजी में शासकीय प्रवृत्ति है, क्योंकि 200 वर्ष उन्होंने राज किया है। इसलिए हर व्यक्ति अंग्रेजी बोलकर ये कमांड करना चाहता है उस स्थिति को कि हमें अंग्रेजी आती है और हम शासक हो सकते हैं। हिंदी बोलने वाला शासक नहीं हो सकता, जैसे ऐसा नहीं है। हिंदी बोलने वाले संस्कृत वाले विश्व विजेता बने हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक स्थितियाँ इस तरह की है कि धीरे धीरे उस पर परिवर्तन आ रहा है, आना चाहिए। आजकल नई सरकार ने शिक्षा नीति में भी बड़े अच्छे प्रयोग किए हैं, उसमें आगे बढ़ाने के लिए हिंदी का, और टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ हो रहा है हिंदी में। और अब आज तो बच्चा व्हाट्सअप कर रहे हैं, हिंदी में लिखते हैं लोग, बहुत बड़ी संख्या है। टेक्नोलॉजी कौन सी कोई इतनी बड़ी वो रहस्य है कि भाई वो नहीं आ सकता। भारतवर्ष ने ये जो पैसे का आदान प्रदान, इसमें तो दुनिया में फर्स्ट आ गए हैं, पहले नंबर पे पहुंचने वाले हैं हम लोग, कि भाई इतना ज़्यादा हमारे लोग बड़े सियाने हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें जड़ों से काटने की कोशिश अगर की गई है, उस कारण से लोग थोड़े कमज़ोर हुए, गरीब हुए, कुछ अव्यवस्थाएँ हो गई। अपने भाषा का गौरव हमें रहना ही चाहिए, यही हमारी पहचान है। इस पर जितना हम इस पर बातचीत करते रहें उतना अच्छा है। वरना कोई भी माँ अपने बच्चे को यही सिखाएगी कि बच्चा हैंडू वॉश कर लो, इसको हैंडू कहेंगे, उसको वॉश कर लो कहेंगे। उसको नहीं पता कि उस बच्चा कन्फ्यूज़ हो रहा है बेचारा, वो कहीं देख रहा है कि इसको हाथ भी कहते हैं, इसको धोना भी कहते हैं, तो वो क्या करे, वो बढ़ जाता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस पर जो शिक्षक हैं उनका बड़ा योगदान है कि वो स्कूलों में ऐसा करें। और जो विदेशी स्कूल परंपरा के स्कूल हैं जो वहाँ लिख देते हैं कि हिंदी बोलने में सज़ा मिलेगी,
ऐसे टीचर्स को, ऐसे स्कूलों को सजा दी जानी चाहिए, उनकी मान्यता बंद करनी चाहिए। तब जाके ये बात आएगी कि भाई अपने गौरव के कोई, हमें बाहर वाला कौन होता है बताने वाला। देश आज़ाद हो चुका है, हमें अपनी भाषा में सोचने की, अपनी लोकल भाषा में, जैसे हमारे यहाँ की डोगरी है, कोई बच्चा डोगरी में सोचता है, डोगरी में बोलता है, बहुत अच्छा है। आप हमारा हिंदी का स्थानीय भाषाओं से कोई विरोध नहीं है, ये हमारे सब सखी हैं, हमारे साथ के ही हैं। हमारा विरोध वास्तव में अंग्रेजी से है, सिर्फ इसलिए है कि जब वो हम पे थोपी जाती है, और थोपी गई है इस देश पे, स्वतंत्रता के बाद भी थोपी गई है, उसके ऊपर हमें हमारे अंदर से प्रतिकार आना चाहिए कि क्यों। जब जापान बगैर अंग्रेजी के काम चला सकता है, रूस जो है बगैर अंग्रेजी के काम चला सकता है, जब जर्मनी फ्रांस बगैर अंग्रेजी के काम चला सकते हैं, और अपने ईरान बगैर अंग्रेजी के काम चला सकते, तो हमें क्या, हम क्यों नहीं बगैर अंग्रेजी के काम चला सकते। इस तरह का आक्रोश, इस तरह का एक सत्य और तर्क हमारे अंदर बैठना चाहिए। ये बच्चों में अगर होगा तो आगे हमारा अच्छा है, आगे अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। शमिंदर जी, यानी कि मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। डॉक्टर सीमा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभिभावकों का जिक्र किया शमिंदर जी ने, उसके साथ टीचरों का जिक्र किया, क्योंकि जो आज सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, आज पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, दादा दादी हिंदी में कहानियाँ सुनाई करती थी, बेड टाइम्स कहानियाँ सुनाई करती थी, और वीर गाथाएँ बच्चों को सुनाया करती थी, हिंदी में बातें हुआ करती थी, अपनी लोकल डायलेक्ट्स में बातें हुआ करती थी। आज न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन हो चुका है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, और बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल की उस दुनिया में खोया हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में मॉडर्न, सो कॉल मॉडर्न हम अपने आप को कहलाना चाहते हैं, बच्चों को इंग्लिश में ही बोल के बच्चे, पेरेंट्स खुश होते हैं। क्या करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल लेवल पर भी चुनौती है, बच्चे विमुख होते हैं, हिंदी में अगर देखा जाए तो मार्क्स कम ही नज़र आते हैं बच्चों के। क्या करने की ज़रूरत है एज अभिभावक, एज पेरेंट और एज टीचर? देखिए, अभिभावक को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक नहीं होंगे जब तक हम ना अपनाएंगे नहीं हिंदी को। ना पेरेंट्स अपनाने को तैयार हैं, ना टीचर्स अपनाने को तैयार हैं। एक हिंदी टीचर पूरे स्कूल में हिंदी भाषा बोलता है, तो दूसरे टीचर बच्चे को डांट रहे हैं कि तू हिंदी में क्यों बोल रहा है, एक कंट्राडिक्शन आ जाता है। हाँ, तो वो बच्चा बेचारा बीच में फंस जाता है, वो क्या करे, इंग्लिश बोले कि हिंदी बोले। तो उसे हमें बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। बच्चा जिस भाषा में कंफर्टेबल है, ये कॉलेज का बच्चा है, ये जिस भाषा में कंफर्टेबल है बोले। हमें पढ़ाना है, हमें उसको टॉपिक समझाना है। हम कैसे उसको समझा सकते हैं? अगर बच्चे को मैं बोलूं बेटा ये कलिष्ट शब्द है, तो आधे बच्चों को कलिष्ट का मतलब ही नहीं पता होगा। जब मैं उनको बोलूंगी अच्छा नहीं समझ आए, मैं बोलूंगी बेटा अच्छा कलिष्ट मीन आसान, आसान, तो जो उन्होंने एक बारी घरों में सुना होगा बाहर, तो मतलब हम शिक्षकों ने, मैं अपनी कमी भी मानती हूँ, शिक्षकों की भी कमी मानती हूँ कि हमने हिंदी को इतना कलिष्ट बना दिया। हम ये नहीं देखते, हम बच्चे का लेवल नहीं देख रहे कि हम 7th पढ़ा रहे हैं, 9th पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ाएं, उसका लेवल क्या है, उसका बेस क्या है। हम क्या करते हैं अपनी डिग्री, मैं डॉक्टर हूँ तो इतने बड़े बड़े शब्द होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये सभी शिक्षकों से अनुरोध करूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बच्चे का लेवल देखिए, उसको कंफर्ट जोन में ले जाइए। उसको कंफर्ट जोन मिलेगा तो वो भाषा को अपनाएगा, नहीं तो वो भाषा को नहीं अपनाएगा। और अभिभावकों से यही, पेरेंट्स से यही प्रार्थना है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तभी बनेगी राजभाषा से जब हम हिंदी को अपनाएंगे, शर्म नहीं करेंगे, सोसाइटी में बोलने से शर्म नहीं करेंगे। जब अपनाएंगे तभी तो बोलेंगे, जब बोलेंगे तभी घरों में हिंदी बोली जाएगी तो बच्चे को आएगी, सोसाइटी में, समाज में। अब हमें बहुत गर्व होता है मोदी जी पे। क्यों होता है? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में बोला, क्यों बोला, सबको बहुत अच्छा लगा, सब एक दिन 2 दिन चर्चा होगी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई भी घर जाके बच्चे अपने को ये नहीं बोलेगा बेटा तू ऐसे ही लेक्चर देना, स्कूल में जाके नहीं बोलेगा, बेटा इंग्लिश में ही बोलना, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, बड़े स्कूल में हो। ये सोच हमारी छोटी है, इस सोच को बदलना, मानसिकता को बदलना। हाँ जी। डॉक्टर सपना, एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। और जिस तरह कॉलेजों का अगर चलन की बात की, तो क्या प्रयास नीडेड है आज, उसकी ज़रूरत है ताकि इस परिस्थिति में एक बदलाव आ सके? सबसे पहले तो NEP से बात शुरू करते हैं। अभी हाल में ही हम लोगों ने JK बोस में SCERT की बुक्स जो हैं उसका कार्य जो है वो संपन्न किया, जिसमें प्रथम और द्वितीय कक्षा के छात्रों के लिए
भाषाओं का सरलीकरण किया गया और भाषा का गठन किया गया। तो ये अपने आप में एक स्तर की जब पुस्तिका बच्चों के पास पठन के लिए आएगी और अध्यापकों के लिए वहाँ कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा और इसका माध्यम जो है वो हिंदी ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये हमारी केंद्र प्रशासित सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम जो है वो हिंदी भाषा के लिए उठाया गया है। अब हिंदी भाषा की अगर चुनौतियों की बात करें तो यहाँ इसके सिरे जो हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। अगर हम बात करें, हमारी हिंदी भाषा जो है वो कुछ राज्यों तक ही सीमित है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हम उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश इत्यादि देशों की बात करें, हम केंद्र प्रशासित देशों की बात करें जिसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी है, ये कुछ सीमित क्षेत्रों तक रहना भाषा का, ये अपने आप में एक भाषा को सीमित और उसके विकास को रोकने की बात है। और जैसे कि सर ने भी बात करी, राजनेताओं ने हमेशा एक पाखंड दिखाया, चाहे शासन की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे सत्ता की बात हो, उन्होंने हमेशा अपने आप कहें फायदे के लिए स्थानीय शब्दों का ही प्रयोग किया और उनके भाषण प्राय जो हैं वो स्थानीय भाषा में ही होते हैं। हालांकि हमारी राजनीतिक धरातल इतनी सुदृढ़ है, अगर वो चाहें तो उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त करते देते ही, संवैधानिक क्योंकि उसे अभी तक राजभाषा के रूप में ही सीमित किया गया है, अगर उसे राष्ट्रभाषा का औहदा दे दिया जाए तो हमें, मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा परिचर्चाओं से ज़्यादा हिंदी पर कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगली हम बात करें, क्योंकि संवैधानिक में इसे द्वे भाषा, जो 15 वर्ष वाली बात सर ने कही, वो अभी तक उसका खेल जो है वो खेला जा रहा है, जिसकी समय सीमा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक प्रकार की साजिश है जिसमें हिंदी को वो मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। अगली अगर हम बात करें व्याकरण अज्ञानता, ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ भाषा का शुद्धिकरण नहीं है। आप उच्चारण की बात करें, ज्ञ को ही ले लीजिए, तो कहीं पर गय, कहीं पे जय शब्द का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। जब भाषा का शुद्धिकरण आएगा, आप संधि, वाक्य विन्यास, आप व्याकरण के हर पहलू पर जब आप बात करेंगे तो आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा जो है वो सही उच्चारण के साथ लेखन प्रक्रिया और उसके बाद साहित्य सृजन तक की यात्रा करेगा। तो ये इसको कहीं ना कहीं रोका गया व्याकरणिक अज्ञानता के कारण। अगली बात हम करें तकनीकी शब्दावली की। तकनीकी शब्दावली के तहत हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र से जो है वो शब्दों को उठा रहे हैं और अपनी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर रहे हैं, जो हिंदी भाषा को सुदृढ़ बना रहा है। लेकिन अभी भी इसकी संख्या जो है वो बहुत कम है। अगर हमें राष्ट्रीय भाषा का मानकीकरण राष्ट्रीय स्तर पर करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसका स्तर या उसकी जो संख्या है उसका निर्माण कार्य जो है वो और अधिक सक्रिय होकर करना पड़ेगा। ये अभी तक एक चुनौती के तौर पर ही कार्य कर रहा है। अगला हम बात करें, जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा पहलू है, वो है भावात्मक धरातल पर किसी भाषा से जुड़ना। जो आज तक, अगर आप पूरे भारत की बात करें, पूर्व भारत से लेकर उत्तर भारत तक, दक्षिण, हर कोने की अगर बात करें, अभी तक भी हमारा भारतवासी जो है इस भाषा के साथ भावात्मक धरातल पर नहीं जुड़ पाया। और जिस दिन ये सीमा टूटेगी, कहने का अभिप्राय यह है कि जिस दिन वो इसे भावात्मक धरातल पर जुड़ जाएंगे और एक राष्ट्र एक भाषा का मुद्दा जो है पूरे भारत में अपने आप में फैल जाएगा, ये भाषा की जो चुनौतियां हैं ये संभवतः समाप्त हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक धरातल पर जुड़ाव सबसे इम्पोर्टेंट है। सरबजीत, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता हम पर हावी हो रही है और वैश्वीकरण भी हावी है और बच्चा चाहता है कि वो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और ऐसे में उसको लगता है कि इंग्लिश एक आसान तरीका है। क्या कहेंगे, क्या उसमें भी एक बदलाव लाने की ज़रूरत है मानसिकता की अगर बात करें तो? सर, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बच्चों ने ये सोच लिया है कि इंग्लिश जो है वो हमें रोज़गार देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। अगर आप इंटरव्यूज़ की बात कर लो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि लोग इतने फ्लुएंटली, बहुत ही मतलब सरलता से, अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उस इंसान को या उस व्यक्ति को हम काफ़ी एजुकेटेड मानते हैं। हम ये मानते हैं कि काफ़ी पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, जस्ट बिकॉज उसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। हिंदी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इवन कि यूपीएससी की अगर हम बात करें, हिंदी और इंग्लिश अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन हिंदी को स्टिल उतना दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को जो ऐसा लग रहा है कि हम एक प्रेशराइज्ड वे हम बोल सकते हैं बंदा फील करता है, क्योंकि हमारा साथ वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो हमारे अंदर एक वो मेंटल ब्लॉकेज जिसको हम बोलते हैं, या वो हम प्रेशराइज्ड फीलिंग, यस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम फील करेंगे कि मतलब हम किसी से कम नहीं है, हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो वी कैन स्पीक बेटर।
जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर हम स्कूल्स में इस चीज़ की बात करें, कॉलेजेस में अगर हम इस चीज़ को खुल के बात बताएंगे बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बात करोगे, शुद्ध तरीके से बात करोगे या अच्छे तरीके से बात करोगे तो आप कम माने जाओगे या आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो स्कूल्स और कॉलेजेस में इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ मैं रोल। वहाँ पर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। शमील सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हिंदी साहित्य मंडल के सौजन्य से अगर बात करें तो एक काफ़ी पुरानी एक संस्था है और मैं भी अपने कॉलेज टाइम में हिंदी साहित्य मंडल से जुड़ा हुआ था। मैं वहीं कह रहा हूँ, कॉलेज और अपने यूनिवर्सिटी टाइम में मैं भी इससे जुड़ा था। और क्या प्रयास वर्तमान में हो रहे हैं कि लगातार पूरे साल, क्योंकि हम खाली हिंदी को दिवस के रूप में सीमित नहीं करें, क्योंकि हिंदी साहित्य मंडल की एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ पूरे वर्ष चलती रहती हैं, किस प्रकार जनमानस तक पहुंचने का प्रयास हिंदी के मुख्यतः दो तीन तरह की गतिविधियां होती हैं। एक तो होती है कि साहित्य रचना हो कि जिसमें जो लोग कविता लिख रहे हैं उनको मंच मिले, उनको सुना जाए जी, और थोड़ी सी आलोचनात्मक भी बातचीत होती है। कई बार कुछ बुक्स आती हैं, उनका विमोचन वगैरह होता है, तो जिस पे चर्चा होती है कि कैसी किताब है, कैसी होनी चाहिए, अच्छी बात क्या है। तो इस तरह से साहित्यिक जैसे बाकी भाषाओं का होता है वैसा ही ये गतिविधियाँ होती हैं। दूसरा जो हिंदी साहित्य मंडल विशेष रूप से जिसके कारण मैं जुड़ा हुआ हूँ लंबे समय से, वह है हिंदी को लोकप्रिय बनाना, हिंदी को लागू करना, हिंदी का प्रचलन बढ़ाना। बिल्कुल प्रतिबद्धता के कारण इन्होंने भावात्मक बात की। भावात्मकता बड़ी छिपी हुई सी ऐसे होती है लोगों में, सब लोगों में होती है, और हमारी अपनी भाषा है, भाव तो है ही हमारा लोगों का। बहुत 100 करोड़ से ऊपर हैं लोग हिंदी बोलने वाले। बिल्कुल। तो लेकिन प्रतिबद्ध लोग कम हैं जो ये तय करें कि हाँ हम हिंदी का वास्तव में प्रयोग करेंगे और जहाँ अंग्रेज़ी का हटा सकते हैं उसको हटा के हिंदी का करेंगे। ऐसे प्रतिबद्ध लोगों की कमी है। तो बच्चे वहाँ आए कंपटीशंस में, उनका हम प्रतियोगिताएं करते हैं, वाद विवाद करते हैं, कॉलेजेस वगैरह में कोई कविता पाठ प्रतियोगिता भी रखते हैं, तो ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि ये भी कुछ होता है, इसमें बिल्कुल इसमें भाग लिया जाना चाहिए और अच्छे तरीके से हिंदी कैसे बोली जाती है, बातचीत कैसे की जाती है, अपने विचारों का प्रकटीकरण कैसे किया जाता है। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो कि स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ थोड़ी लगता है कि कम होती है, क्योंकि वो प्रेशर है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कि ये पढ़ो वो पढ़ो। फिर साइंस में बच्चे 11वीं 12वीं में पागल हो जाते हैं पढ़ के, और उनको लगता है कि बस किसी तरह से हम अच्छे सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाएँ जिसमें नौकरी मिले। तो उसमें ये कहीं पर गायब हो रही है हिंदी का पढ़ना, प्रचलन का कम हो रहा है। तो खुद आदर्श बनकर, खुद कोशिश करके, जैसे मैंने कही बात कि कार्ड हम छपवाते हैं अपने घरों में, शादी अंग्रेज़ी में नहीं हो रही है, शादी संस्कृत में हो रही है, बातचीत गाने सारे जो हैं वो हिंदी में, पंजाबी में, डोगरी में हो रहे हैं, और कार्ड अंग्रेज़ी में छपा है। किसने भाई, क्यों अंग्रेज़ों ने आना वहाँ क्या? क्योंकि आपने धार्मिक कार्य है आपका, वो आपका सामाजिक कार्य है, उसमें आप अंग्रेज़ी में कार्ड छपवा रहे हैं। आपने दुकान के बाहर अंग्रेज़ी में लिख रखा है कि जैसे अंग्रेज़ी में नहीं होगा तो सामान बिकेगा ही नहीं, जैसे बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी अगर अंग्रेज़ी में लिखा होगा आपने वहाँ पर। तो भाई वो आप अपनी भाषा है, अपनी भाषा में नाम पाठ होने चाहिए। हिंदी साहित्य मंडल ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, कई जगह मिले हैं जहाँ पर जो मिलने की ज़रूरत है। शिक्षा जो योजनाएं बनती हैं वहाँ पर लोगों को मिलने की कोशिश हुई है। पिछले दिनों मैं उपराज्यपाल जिसे मिला था, उनसे बात की कि भैया आपने घोषित तो कर दिया कि हिंदी यहाँ की राजभाषा होगी, बड़ी खुशी की बात है। पहली बार हमारे कान जो सुन के प्रसन्न हो गए कि हिंदी राजभाषा होगी इस केंद्र शासित प्रदेश की, क्योंकि यहाँ तो उर्दू राजभाषा थी और उसमें वर्चस्व अंग्रेज़ी का था। तो हमने सोचा कि बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन 2 साल हो गए घोषणा किए हुए उस समय। तो मैंने कहा कि अभी अब हिंदी दिख नहीं रही कहीं, आपके जो आदेश निकलते हैं वहाँ दिख नहीं रही है हिंदी। तो उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई कि सचमुच में बहुत मुश्किल है, सरकारी सारा सेटअप दूसरी तरह का है। उन्होंने कहा कि मेरे अपने कार्यालय में वहाँ पर 2 हिंदी टाइपिस्ट हैं, हिंदी टाइपिस्ट एक भी नहीं है, 2 अंग्रेजी के टाइपिस्ट हैं, और मैं खुद टाइप करता हूँ जब मुझे किसी हिंदी के लेटर का जवाब देना होता है। ये देखिए ये हाल है। ऐसे हम भी करते रहे, मैं भी डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ। हम भी जहाँ मैं ज़रूरत थी कि भाई हिंदी में ही करना चाहिए प्रतिबद्धता, हम खुद करते थे, क्योंकि सेटअप है उसमें सुविधा नहीं जनरेट की हुई। क्योंकि बच्चे अंग्रेजी सोच के उनको लगता है नौकरी मिल जाएगी, हिंदी टाइप किसने सीखनी है। लेकिन आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं। थोड़ा सा उनको इशारा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको सुविधा देने की ज़रूरत है, वो बड़ी तेज़ी से कर देते हैं। और हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, ये हिंदी साहित्य मंडल कोशिश करता रहा है। 90 के दशक में आप यहाँ कश्मीर टाइम्स एक अखबार हिंदी इंग्लिश में चलती थी, हम लोगों ने उनको मनाया, हिंदी की वेद वसीम जी को,
कि आप हिंदी भी शुरू करिए ना, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हम लोग अंग्रेजी थोड़े हैं कोई। दैनिक कश्मीर टाइम्स, तो दैनिक कश्मीर टाइम्स शुरू की, इसमें हिंदी साहित्य मंडल का योगदान है। हम रातों रात वहाँ बैठते थे जाके, तो उसका अनुवाद करते थे कि कैसे उसका किया सकता है हिंदी में, और फिर उसमें उन्होंने डोगरी का पेज भी शुरू किया। आज जम्मू में हिंदी के अखबार आपको खूब मिलेंगे, बाहर के अखबार भी यहाँ आ गए। हमने उनको एक माहौल दिया और कोशिश की, ये हिंदी साहित्य मंडल का योगदान है, और ये हिंदी साहित्य मंडल इस तरह के योगदान आगे भी देता रहेगा। इसलिए हम जुड़े हैं, वरना बच्चों को आगे आना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि नए लोग इसमें आगे आएँ, जो हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी आएँ, ताकि ये काम आगे कोई और संभालेगा, ताकि ये कारवां आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर, अपना एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह शिवेंद्र जी ने कहा कि लेखक काफ़ी हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि जो रीडर्स हैं उनकी संख्या कम, पाठक कम होते जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है कि इस दरे को चेंज करने की आवश्यकता, बदलाव एक लाया जाए? मानसिकता का जिक्र किया, और क्या समाधान हो सकता है? हिंदी भाषा के सामने बहुत समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के साथ हर चीज़ का समाधान भी होता है, ये पहलू तो एक सच्चाई है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर एक राष्ट्र एक भाषा वाली बात को अगर हम सार्थक कर लें तो ये इसका सबसे बड़ा समाधान होता है। दूसरा, जो हमने द्विभाषा को मान्यता प्रदान कर रखी है, अगर उसको भी यहाँ समाप्त कर दिया जाए तो अपने आप में ये समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। सरकारी नौकरी की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो वहाँ हिंदी ने अपना एक वर्चस्व बनाया, लेकिन अभी भी उसकी मात्रा बहुत कम है। 10वीं के बाद आपने देखा है कि अमूमन बच्चे जो हैं वो हिंदी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सर की बात बिल्कुल सही है, आप भावात्मक धरातल से ज़्यादा कार्य करना, और वो भी ज़मीनी तौर पर अगर वहाँ करना शुरू कर दें, और हम एक संख्या में रख दें कि इतने विद्यार्थी जो हैं वो 11वीं और 12वीं कक्षा में हिंदी रखेंगे ही रखेंगे, तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा समाधान हो सकता है, जहाँ हम हिंदी भाषा की तरफ अपने देश के युवाओं को लेके जा सकें। आगे सामाजिक कार्यों की बात भी सर ने बहुत खूबसूरत बोली। हमारे यहाँ आप निमंत्रण पत्र देखिए, अमूमन आप कार्यालयों में कार्य देखें तो वो सारे के सारे अंग्रेजी में हो रहे हैं। वहाँ उस पर रोक या प्रतिबंध लगाने की बहुत आवश्यकता है, और विशेष रूप से जहाँ राजभाषा हिंदी है, कम से कम ये कार्य तो ज़मीनी धरातल पर किया जाए। और बड़ी चीज़, जैसे अब देखिए सामाजिक कार्यों के साथ साथ हमारे विद्यालयों में बहुत आवश्यक है, या महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जब आप कविता पाठ प्रतियोगिता करवा रहे हैं, या विद्यार्थियों से जब आप सुबह प्रार्थना करवाते हैं, उसका विषय तो हिंदी रखिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से बच्चा सीखेगा और वो सीख घर तक लेके जाएगा, और वो घर से होते हुए पूरे भारतवर्ष तक फैलेगी। अगली हम अगर बात करें शासन, विधान, न्यायपालिका या कार्यपालिका, अगर इन चारों स्तंभों पे अगर हम कार्य कर लें तो मुझे लगता है हम अपने आप में हिंदी भाषा को स्थापित कर सकते हैं। अंत में इतनी सी बात कहूंगी, प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक जम्मूवासी को, उठो जागो और अपनी सक्षमताओं को पहचानो, तभी हिंदी एक राष्ट्र और एक देश की भाषा बन सकती है। और हम यहाँ से आगे हम क्या आशा कर सकते हैं? सर देखिए, हमने सारे अनुच्छेद अभी सुने, लेकिन हम अनुच्छेद 351 भूल गए हैं। 351 में लिखा था कि जो राजभाषा हम बना रहे हैं हिंदी, इस अनुच्छेद के अनुसार उसको बढ़ाया जाएगा, उसको प्रवाहित किया जाएगा, देश में उसको लागू किया जाएगा। लेकिन सारे अनुच्छेद याद रहे 51, 351 हम सब भूल गए कि वो भी कोई अनुच्छेद बना था। अगर उसे लागू करते हैं तो वो तो घर घर जन जन में हिंदी बोली जाए वो था, लेकिन उसे हम सब ही भूल चुके हैं। उसे वापस दोहराने की ज़रूरत है। बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम, संस्कृत का वर्ड संस्कृत से लिया है। हिंदी भाषा 75% 75% संस्कृत के वर्ड्स हैं, सारे तत्सम तत्सम तद्भव बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनाने में शर्म कर रहे हैं। क्यों? वसुदेव कुटुंबकम की अगर भारत बात करता है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना सकते? दक्षिण में नहीं बोली जाती तो दक्षिण में अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेज छोड़ गए, वहाँ भी उनकी भाषा थोड़ी बोली जाएगी, उनकी भाषा को राजभाषा बनाया नहीं। अगर दक्षिण वाले विरोध करते हैं उनको पूछो, भाई अंग्रेजी तो हमारे पूरे भारत आ रहे हैं, इनकी भाषा ही नहीं है, भारतवर्ष की भाषा नहीं है। हम मानते हैं हमारे जम्मू में उर्दू चलता था, हमारे जम्मू में आज भी जो भाषा चलती है हिंदी हम बोलते हैं, हमने अपनाए हैं, उर्दू के शब्द अपनाए हुए हैं, अंग्रेजी के कुछ शब्द हमारी भाषा में मिले हैं। हिंदी सबको अपनाती है, अपनाने का काम कर रही है।
लेकिन अपनाते हुए हम सबको अपना रहे हैं। वसुदैव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार, पृथ्वी हमारा परिवार, लेकिन हिंदी को ही परिवार वाले ही घर से बेघर करने की कोशिश में लगे हैं। सर, अब यहाँ से क्या समाधान हो सकता है, खासकर युवा पीढ़ी के माध्यम से, क्योंकि युवा पीढ़ी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है? सर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में इस चीज़ को फ्रीली बात की जाए, उनको ये बताया जाए कि हिंदी जो है किसी का स्टेटस नहीं बताएगी, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों एक भाषा ही हैं, दोनों किसी का स्टेटस नहीं बताएंगी और ये नहीं बताएंगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि आप हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि हिंदी हमारा देश है। चीन, रशिया, इन देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स की हम बात करें, वो अपनी स्पीच में हमेशा अपनी भाषा ही यूज़ करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बार यही किया, जो हमारे यूथ को काफ़ी इंस्पायर किया, इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं। इससे ये बात समझ आती है कि हमारा यूथ जो है, कोई भी अच्छी चीज़ अगर हो रही है तो उसको हम इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से। तो वही है, अगर हम स्कूल से, कॉलेजेस से ही उस चीज़ की सीख लेंगे तो हम भी इंस्पायर होंगे, हम भी इन्फ्लुएंस होंगे। दूसरी बात ये कि जो फिल्म स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स, कलाकार जिनकी हम बात करते हैं, उनका अगर कोई भी कपड़ा हो, उनका कोई भी ट्रेंड हो, वो कितनी जल्दी सोशल मीडिया में छा जाता है, या कहीं हम बात करें, हम आपस में कितना उसका डिस्कशन करते हैं। तो अगर वो भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे अपनी भाषाओं में, ऑब्वियसली बॉलीवुड में गाने तो वैसे बन रहे हैं, लेकिन अभी भी गाने जो हैं या जो फिल्म की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर से है। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जो हिंदू धर्म के ऊपर हैं और हमारी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बात कर रही हैं, वो बन रही हैं, लेकिन वो और ज़्यादा बनना चाहिए ताकि हमारे इंडिया के लोग भी और वर्ल्ड के लोग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हों, मुझे ऐसा लगता है। स्मिता जी, चलते चलते आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ से क्या आवश्यकता है कि हिंदी की दिशा और दशा बेहतर हो सके? सर, मूलतः प्रतिबद्धता की बात है। वह अगर सरकारी कार्यालय में हिंदी लागू होगी, वहाँ से जन साधारण के पास उनकी कही हुई बात हिंदी में पहुँचती है, तो ये उनकी सच्चाई को दर्शाएगी। अगर वो अंग्रेज़ी में करते हैं तो ये उनकी दास्ता को दर्शाएगी। ये कन्विक्शन अगर होती है ब्यूरोक्रेट्स में भी, जनता में भी, चिंतकों में भी, शिक्षाविदों में भी, तो ये मसला ठीक होगा। मैडम ने बात की न्यायालय की बात की। न्यायालय की भाषा क्या है? न्याय मिल सकता है जब आप जनता की भाषा में ही नहीं सोच रहे हैं, ना दे रहे हैं, बोल रहे हैं। सारा कुछ गटर पेटर हो रहा है वहाँ पर, वो काला कोट पहन के सारे क्या क्या करे जा रहे हैं, अंग्रेजी बोले जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं कि क्या बात हो रही है, और हम कह रहे हैं न्याय कर रहे हैं। जी हम, ये ढकोसला है, क्योंकि आपने बनी बनाई एक उधर से टोपी उतारी, उधर पहन ली बस, और कहा जी हम आज़ाद हैं। आज़ाद नहीं है। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया, वहाँ पर मोहर लगानी थी डायरेक्टर की। वो मोहर हम बड़ी शिद्दत से लगे हुए थे कि हमने हिंदी इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो मोहर भी हिंदी में थी। वो जब हमने मोहर लगाई, वकील कहता है ये क्या ले आए हो आप? मैंने कहा ये मोहर है, देखिए साफ लिखा हुआ है, डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर। कह रहे नहीं, ये हिंदी में है, ये नहीं चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। लानत है, 70 साल के बाद भी ये देश की हालत है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी त्याज्य है, अछूत है। उसने कहा कि इसको वापस ले जाइए, अंग्रेज़ी वाली भेजिए। फिर हमने अंग्रेज़ी वाली भेजी और फिर वो मोहर लगी और फिर हमारा कागज़ सबमिट हुआ वहाँ पर। ये महान्यायविद माननीय जो है, उन लोगों ने 70 सालों में ये किया, ये कि भाई कोई साउथ का नाज हो जाएगा, कोई नॉर्थ ईस्ट का नाज हो जाएगा, और 100 करोड़ जो हैं वो जाएँ भाड़ में। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि हमने जीवन इसमें लगाया हुआ है, और मेरे तर्क को जवाब दे दे। आज की स्थिति बदली है। मोदी जी ने ये लिया मुद्दा और उनको बताया है, और आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है और हमने हिंदी लागू करनी है, और बाकी जगहों में, बाकी स्टेटों में स्थानीय भाषा में होना चाहिए। न्याय कहाँ का है ये? आपने आपको आराम रहा, उधर से अंग्रेज गए, इधर से आप बैठ गए। ये हुआ है इस देश के साथ। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत त्रासदी है। शुक्र है कि परिवर्तन शुरू हुआ है, और सुखद परिवर्तन शुरू हुआ है। पहले जो संघर्ष हम लोग करते रहे, वो तो हमारे पास कुछ अंदर से इस तरह की ऊर्जा थी, ऐसे त्यागी तपस्वी लोग थे जिनके साथ हमने काम किया, इसलिए हमें, लेकिन बीच में काफ़ी गैप पड़ गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ सालों से, 4-5-6 सालों से एक हिंदी की धूम मच रही है। मीडिया में हिंदी की धूम है,
कमर्शियल्स में हिंदी की धूम है। ये बड़े बड़े फने खां जो अंग्रेजी ही बोलते थे वो भी अंग्रेजी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बॉलीवुड वाले ये हिंदी फिल्में बनाते हैं लेकिन इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हैं। देखा आपने कभी? नालायक है, लानत है इनको कि आप वहाँ लोगों से पैसे कमाने के लिए तो हिंदी में बोल रहे हो लेकिन वैसे अपने आप को शो कर रहे हो कि हम सीधा अंग्रेजों की ही औलाद हैं। ये है सच, ये कटु सच है। जब तक इस पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक स्थितियाँ तेजी से नहीं सुधरेंगी। इसलिए समय आ गया है, अब समय आ गया है, समझदार लोग बदल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। और हमें भी जो हिंदी प्रेमी हैं, जो हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें पूरे जोश शोर से इस एक विदेशी जो सारा कॉन्सेप्ट है उसके उन्मूलन के लिए काम करना चाहिए। कोई बात नहीं है, अगली जनरेशन के लिए यही सही है, यही करना चाहिए, प्रतिबद्ध चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं कि 1947 में दास्ता की बेड़ियां तोड़कर भारत ने स्वतंत्र भारत में पदार्पण किया था, लेकिन मानसिक दास्ता आज भी वहीं पर मौजूद है। बेशक एक सुखद परिवर्तन आ रहा है लेकिन उसकी गति उतनी तेज नहीं है जितनी गति होनी चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हिंदी दिवस के मौके पर अपने भीतर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम हिंदी को उसका सही स्थान दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब बनता है। अगर परिवर्तन अपने भीतर लाएं तो समाज में, देश में, राष्ट्र में एक नया प्रभाव, एक नया अनुभव, एक विकसित भारत जो हिंदी प्रेमी हैं वो सामने आ पाएंगे और भारत पूरे विश्व में सम्मान से आगे बढ़ पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस हिंदी दिवस को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हर दिन फिर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शुभेंद्र जी, प्रोफेसर सपना जी, डॉक्टर सीमा जी और सर्वजीत जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।